हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करवाने वाले हैं। और इससे पहले मैंने जो है 5 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। और इस लेक्चर में हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले हम एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। मतलब सोच रहे हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर एक बार ठान लिया तुमने तो कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इम्पॉसिबल हो। तो अब वर्ड भी खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, है ना। सो ये रहा ब्यूटीफुल प्यारा सा कोर्स आपके लिए। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आते हैं आज के इस लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है। कह रहे हैं देयर आर 3 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू कैपिटल Q, ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. A fourth charge Q is placed at the center of the triangle. If the charges remains stationary, then Q is. Q की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपको, है ना। चलिए देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है ना। यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल आर 160 डिग्री, ओके 160 डिग्री। तो सभी वर्टिसेस पर चार्ज कितना रखा गया है, प्लस क्यू के इक्वल। चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सभी वर्टिसेस पर, ओके। ये बी है, ये हमारे पास क्या है, सी वर्टेक्स है, ओके। दिस इज वर्टेक्स सी, ओके। अब इस वर्टेक्स पर आप कह रहे हैं कि एक चार्ज क्यू है जो इसके सेंटर पर रखा गया। अच्छा, ये एक बात बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर का क्या मतलब है। सेंटर का मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सभी कुछ। भाई इसके केस में तो सेम होता है, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं सारे सारे सेंटर्स। तो सेंट्रॉइड या सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर ही सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से ये क्या है, हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है, ये क्या हमारे पास सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड है। ओके, ये हमारे पास सेंट्रॉइड है, दिस इज सेंट्रॉइड, ओके। तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो हम यहां से कुछ, ओके। तो अभी क्या है, अभी हमने कह दिया यहां पर जो चार्ज है वो क्या है। अच्छा, चार्ज का नेचर नहीं बताया, प्लस है या माइनस है ना, ये नहीं बताया, है ना। सपोज दैट जो हमारे पास जो चार्जेस जो गिवन है, ये चार्जेस जो वर्टिसेस पे रखे हैं वो कैसे पॉजिटिव नेचर के, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, है ना। ये चार्जेस क्या है, प्लस क्यू नेचर, प्लस क्यू है, ठीक है। और और हमारे पास जो सेंटर पर चार्ज रखा उसका नेचर हमें पता करना है, ठीक है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर ये प्लस होगा तो क्यू पर क्यू कैसा चार्ज होगा, स्मॉल क्यू कैसा होगा, ठीक है। ये हमने सेंट्रॉइड कह दिया, लेट्स से ये क्या है, स्मॉल। इस पर जो फोर्स कह रहे हैं कि हमारे पास चार्ज रखा गया यहाँ पर, वो क्या है, स्मॉल क्यू है। क्या है, स्मॉल क्यू है। इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया, कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया यहाँ पर, कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया यहाँ पर सी पॉइंट पर। अब कह रहे कि यहाँ पर जो कह रहे कि a fourth charge Q is placed at the center of the triangle. If the charges remains stationary, then small q is. Q की वैल्यू बतानी है विद साइन, साइन के साथ। अब इसका मतलब ये आपको गिवन है ना, गिवन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना। आप ये समझ लो कि हमारे पास कैपिटल क्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो स्मॉल क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, होगा तो कितना होगा ये बताना आपको यहाँ पर। अब यहां से आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, अगर जो Q और Q दोनों पॉजिटिव है तो
क्यू कैपिटल क्यू ए पर जो चार्ज रखा हुआ वो बी पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स कहाँ लगाएगा? ऐसे डायरेक्शन में कुछ, यहाँ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लगाएगा। और सी पॉइंट पर जो चार्ज है, सी पॉइंट पर जो चार्ज है, सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो बी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है और कहां लगा रहा है। ठीक है, तो वो आपको पता है दोनों फोर्स सेम नेचर के हैं, सॉरी दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? लेट्स से अज्यूम दैट साइड लेंथ जो है क्या है? स्मॉल ए है। क्या है? साइड जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की होती है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है जो सेंटर पर रखा हुआ है उसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? तो इसको पता करने के लिए पहले काम क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पर अगर जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखें तो वो कहीं मिडिल से पास होगा, ऐसे पास होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम आएंगे, ये दोनों फोर्स सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्यू जो चार्ज ए और बी पर रखा है उनके बीच की डिस्टेंस ए है और चार्ज की वैल्यू भी क्यू क्यू है, और जो चार्ज बी और सी पर रखा हुआ है वो भी क्यू क्यू है, कैपिटल क्यू है, और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। इसका मतलब ये जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों के केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। और यहां पर ये भी फोर्स क्या आ जाएगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये फोर्स कितना आ जाएगा? एफ। अगर जो है ये फोर्स भी क्या होगा? एफ ही आएगा। ठीक है, एफ ही आएगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू, अब ये एफ की वैल्यू कितनी होगी? क्यों? रीजन समझ में आया ना भाई? अब आपको पता है क्या फोर्स क्या होता है भाई? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि एफ क्या होता है? के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना? यही तो होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इतना आता है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में चार्जेस जो फोर्स एफ ए बी, ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? वो कितना है? वो आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दो, लेट से ये क्या है? एफ है ना, क्या है ये? क्या है? एफ है। तो अभी जो है एफ है ना, एफ, इसको आप लिखना चाहो सिंबॉलिकली लिखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो यहाँ पर एफ बी ए हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसीलिए हमने कहा कि दोनों फोर्स सेम है। ये भी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, है ना, है ना, ये भी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ओके, अब इतना मिल गया। तो अब आपको पता है कि जब दो फोर्स सेम होते हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से पास होता है। रिजल्टेंट कहां से पास होगा? एग्जैक्टली मिडिल से पास होगा, है ना। और इस रिजल्टेंट को हम कह देते हैं, लेट्स से ये क्या है? एफ डैश है। रिजल्टेंट कितना है? एफ डैश है। अब आपको सोचना पड़े, अब सोचिए, ये रिजल्टेंट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो 60 है, ये तो 60 है, ये भी क्या होगा? 60 होगा। इन दोनों का रिजल्ट है, अभी नेट नहीं आया, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? एफ डैश हमने निकाला है, वो कितना हो जाएगा? एफ डैश आ जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये आ जाएगा। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60, दैट इज 1/2, है ना, 2 कैंसिल,
ये हो जाएगा अंडर रूट 3f, आ जाएगा अंडर रूट 3f। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब अभी एक और प्रॉब्लम है, यहां जो सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है, वो सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए। भाई कह रहे हैं कि ऑल द चार्जेस रिमेन्स स्टेशनरी, चार्जेस को स्टेशनरी रहना है तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो स्टेशनरी रहना है तो क्यू, जो क्यू आपके पास स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू जो है वो फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, अपनी तरफ लगाए तो काम बन जाए। मतलब यहां जो बी पर चार्ज रखा है उस पर फोर्स कैसा लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगे। ये तभी पॉसिबल है जब क्यू क्या हो, नेगेटिव हो। क्यू कैसा हो, नेगेटिव हो। तो चार्ज का नेचर पता चल गया, चार्ज का नेचर पता चल गया। अब हम आते हैं कि अब आप कह सकते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट बी पर रखे हुए चार्ज की इक्विलिब्रियम या स्टेशनरी, फॉर इक्विलिब्रियम मींस कह सकते हो स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास एफ डैश आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये मान लो एफ डैश या एफ डबल डैश आ रहा है, इसके इक्वल आ जाए, है ना, तो काम बन जाएगा। ये चार्ज आपके पास जो बी पर रखा हो वो स्टेशनरी हो जाएगा। अगर ये स्टेशनरी हो गया तो सी पर रखा हो चार्ज वो भी स्टेशनरी हो जाएगा, ए वाला भी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश हमने निकाल लिया है अंडर रूट 3f, एफ एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस ये पता करनी, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई पता करना है। मान लो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कितना हो जाएगा। देखो यहां से अगर जो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, बेस बेस क्या है, ए अपॉन 2 अपॉन हाइपोटेनस मींस ये आपके पास बीजी आ जाएगा। बीजी जो आपको आ रहा है ना यहाँ पर, बीजी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 ए अपॉन 2 बीजी। तो 2 कैंसिल हो गया, बीजी आ जाएगा, बीजी आ जाएगा ए अपॉन √3, ए अपॉन √3। बीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन √3 आ जाएगा, है ना। बीजी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन √3 आ जाएगा। देख लो यहाँ पर cos 30 बेस, बेस क्या है भाई, इस बीसी साइड का हाफ ए अपॉन 2, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, बीजी, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बीजी कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे आ जाएगा ए अपॉन √3। ठीक है, ए अपॉन √3, तो यहाँ पर आ जाएगा ए अपॉन √3 का होल स्क्वायर। और यहां से हमने f की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी, क्या हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, अच्छा यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, और एक क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई अंडर √3 क्यू अपॉन 3, है ना। यहां लिख सकते हो इसको q अपॉन अंडर √3, क्यू अपॉन अंडर √3, ये आ गया q की वैल्यू। बट आपने पहले से निकाल लिया था q क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हो जाएगा -q अपॉन अंडर √3। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -q अपॉन अंडर √3। यही आपसे पूछा गया था, है ना। यही बात आपसे पूछी गई थी कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म्स में कितनी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कह रहे फोर इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं 4 चार्जेस
ए बी सी डी कर लिया, है ना। अब इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है क्या, वो स्मॉल ए है। द देन द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन वन चार्ज ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द थ्री, है ना। बेसिकली क्या है, सभी वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखा हुआ, ठीक है, प्लस क्यू सब में प्लस क्यू, सभी जगह पर प्लस क्यू रखा हुआ है ना। तो किसी एक चार्ज पर रिमेनिंग चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है, ठीक है। सपोज दैट इस डी पॉइंट पर ए बी सी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो पता करना है, ठीक है। तो अभी ए की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, और सी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा भाई, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, है ना। सिमिलरली इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। और आपको पता है ये एंगल 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। स्क्वायर में डायगोनल और साइड के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 45 ये भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बताना है ये रिजल्टेंट इस चार्ज डी पर, एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है आपको, ठीक है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए पहले निकालते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं एफ डी सी, एफ डी सी या डी ए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 Q इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, वो तो ये है ना। एफ डी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ डी ए के इक्वल है भाई, देख लेना, एफ डी ए के इक्वल है, निकाल सकते हो, Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एफ डी सी एंड एफ डी ए क्या आ जाएगा, लेट से वो क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। अब ये दोनों फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट मिड से पास होगा, समझ में आई बात, ये एग्जैक्टली क्या 45 डिग्री पर पास होगा, ठीक है। ये बात जब भी आपको क्या करना है, जब भी दो वेक्टर्स, सपोज दैट यहाँ पर दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से पास होता है। ये बात आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिजल्टेंट कितना आएगा सिर्फ उसको पता कर लो, यहाँ पर एफ डी सी स्क्वायर, भाई दोनों 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, एफ डी ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर एफ डी सी स्क्वायर लिख लो, यहां पर भी एफ डी सी, क्योंकि दोनों तो सेम है, ये तो आ जाएगा एफ डी सी अंडर रूट टू, एफ डी सी अंडर रूट टू, एफ डी सी आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू, ये आ गया हमारे पास, ओके। अब आप कह सकते हो इसी डायरेक्शन में एक एफ डी बी भी लगा हुआ, therefore resultant या नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी, डी पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हो, एफ प्लस भाई एफ और एफ डी भी एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड कर सकते हो, है ना, वेक्टर सम कर सकते हो, वेक्टर सम सेम डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू प्लस एफ डी बी, एफ डी बी, एफ डी बी कितना है, एफ डी बी निकाला नहीं है ना, के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप मुझे बताओ डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ए अंडर रूट टू आएगा, है ना, बेस भी ए है, परपेंडिकुलर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट
टू ए आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। यहाँ से कॉमन हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हियर के क्या है, हियर स्मॉल के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है ना। समझ में आई बात, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई वो बात, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा है कि कह रहे हैं कि एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर रखा जा रहा है ना, कहाँ रखा जा रहा है, एक्स एक्सिस पर रखा जा रहा है। एक्स इक्वल टू 1 2 3 4, 1 पर, 2 पर, 4 पर एंड 8 पर, ऐसे डिस्टेंसेस पर रखे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास ऐसा कुछ है। अब कह रहे हैं कि ईच ऑफ वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, सभी पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम के चार्ज रखा जा रहा है। यहाँ पर भी सभी जगह पर है ना। अब बार बार लिखना नहीं है, स्पेस नहीं है ना। तो सभी पॉइंट पर कितना चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। सभी पॉइंट पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी क्या है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज केप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर क्या रखा गया, एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया जा रहा है। क्या रख दिया, 1 कूलम का चार्ज रख दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं बताइए देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज पर देखो, एक तो इस चार्ज की वजह से फोर्स आया है ना भाई, 1 यूनिट डिस्टेंस पर 1 पर जो रखा हुआ चार्ज है उसकी वजह से एक फोर्स आएगा है ना। मान लो F1 आ रहा है, और जो 2 पर रखा हो उसकी वजह से एक फोर्स आएगा है ना। 2 पर जो रखा है वो फोर्स क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, जितना जो कम डिस्टेंस पर होगा वो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। सबसे ज्यादा फोर्स कौन अप्लाई करेगा, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, क्योंकि सब पर चार्जेस की वैल्यू तो सेम है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट 1 पर रखा हुआ चार्ज है, मान लो वो फोर्स F1 लगा रहा, दूसरा F2 लगा रहा, तीसरा F3 फोर्स लगा रहा। भाई सभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे है ना। F4 ऐसे सो है ना, ऐसे आप कह सकते हो कि जितने फोर्स लग रहे हैं तो चार्ज 1 कूलम पर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा F1 प्लस F2, सभी सेम डायरेक्शन में ना और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये सभी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो आप यहां मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2। अब देखो Q1 और Q2, अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, Q1 कितना है, 1 कूलम है। क्या है, Q1 है 1 कूलम, Q1 है 1 कूलम, और Q2 कितना है, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो को कूलम में बदलो, 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पर के Q1 कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर है। आर स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर होगा। यहाँ पर प्लस करो, के क्या है, के यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर, अपॉन 4 स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे आपको ये एक सीरीज बनेगा है ना। देखते हैं कैसी सीरीज बनेगा। अब के क्या होता है, के आपको पता है क्या, के आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर टर्म क्या कॉमन हो जाएगा, 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा, और बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा, 1/1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 1/4 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 1/16 बचा। और यहाँ पर क्या बचा, 1/64। ऐसे आपको
क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो क्या जहाँ कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये स्क्वायर है बच्चा लोग, ध्यान रखना, ये क्या है, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ k क्या है, k आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू 10⁻⁻⁶। और इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64। अब ये आप नोटिस करो अगर जो, तो ये क्या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को दिखा रहा है ना, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को दिखा रहा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, और 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ इतना आ गया। अब इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो हो जाता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ कह सकते हो 1/1 माइनस, अब आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, जैसे 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या मिला, स्मॉल आर की वैल्यू 1/4। या फिर आपको दूसरा, ये आपको 1/16 को 1/4 से डिवाइड करोगे तब भी वही मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा। कॉमन रेशियो का मतलब होता है कोई एक टर्म को उसके प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो। ये स्मॉल आर होता है। ये मैथ्स में पढ़ते हैं, वैसे फिजिक्स के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे थोड़ा सा उन्हें देखना पड़ेगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला a/1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो इतना ही बस इसमें ध्यान देना था और कुछ नहीं। यहाँ पर r की वैल्यू हमें मिल गया है 1/4, है ना। r की वैल्यू क्या मिल गया है, r की वैल्यू 1/4 मिल गया। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर सॉल्व करने पर यही लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3 हो जाएगा। और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, 12 इंटू 10⁻³ आ जाएगा क्या, न्यूटन आ जाएगा। कह सकते हो ये आ जाएगा 12,000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो जो ओरिजिन पर जो चार्ज रखा हुआ 1 कूलम का चार्ज, उस पर 12,000 का फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, है ना, kept at 1, 2, 4 and 8 units distance from the origin, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको जानना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इसका आंसर आपको 12,000 देखो आपको गिवन है। आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम क्या है, 6 charges plus q each are placed at the corners of a regular hexagon of side A। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड क्या है, साइड लेंथ क्या है, a है, क्या है, साइड लेंथ a है। रेगुलर हेक्सागन की साइड लेंथ क्या है, a है, ओके। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड लेंथ क्या है, स्मॉल a है, ठीक है। साइड लेंथ कितनी है, स्मॉल a है। कह रहे कि इसके कॉर्नर पर 6 चार्जेस को रखा गया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू प्लस क्यू, है ना, ये चार्जेस रखे हुए। कह रहे हैं कि द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लस क्यू केप्ट एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। इस हेक्सागन के सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू रख दें तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताना है, ठीक है। इसके सेंटर पर अगर जो एक चार्ज हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, तो आप मुझे बताइए इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और इसकी वजह से मान लो ये एफ फोर्स लग रहा, दोनों फोर्स सेम होगा, ठीक है, ये फोर्स एफ होगा। अब इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनकी वजह से नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब इसकी वजह से बताइए, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और इसकी वजह से, एक मिनट, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन में। ये इसी डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही आएगा, सेम डायरेक्शन होगा और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो इसकी वजह से भी नेट फोर्स जीरो आ गया, इसकी वजह से भी नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। तो आप कह सकते हैं जो सेंटर पर चार्ज अगर जो आपने प्लस क्यू रख दिया तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना। नेट फोर्स आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रॉब्लम देखिए, जीरो आपका आंसर गिवन है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीरो है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जो है पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा, है ना। क्या पढ़ा, पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके ओके, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था ना। जैसे देखो अभी क्या रखा था, जैसे एक कहते थे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, इनके बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर लेते थे, है ना। या फिर चार्जेस कहाँ रखे, स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखे हुए, ये भी पॉइंट चार्ज थे, है ना, ये पॉइंट चार्जेस थे, है ना। या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए चार्ज, है ना, या किसी स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए चार्ज, है ना, पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चार्जेस रखे हुए। तो दीज आर द पॉइंट चार्ज, ये सभी पॉइंट चार्जेस थे, है ना। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सपोज दैट एक हमारे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज क्या है, एक लीनियर लेंथ है, इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एज ए चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। या फिर चार्जेस को क्या कर दिया, किसी सरफेस पर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो अब देखो लाइन पर अगर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर जो चार्जेस को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर जो चार्जेस को किसी वॉल्यूम में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, when charges are continuously spread over a line, surface or volume, the distribution is called continuous charge distribution. अब चार्जेस पॉइंट के फॉर्म में नहीं होगा, अब चार्ज या तो लाइन पर होगा या तो सरफेस पर होगा या फिर क्या होगा, किसी वॉल्यूम के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो ऐसे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपली कह सकते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के कह सकते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कहने का मतलब यूनिफॉर्म, अगर जो हमने कहा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सपोज दैट वी हैव अ सरफेस, एक सरफेस है, स्क्वायर शेप का सरफेस है, इस पर चार्ज क्या है, सभी पॉइंट पर क्या है, सेम है। मतलब एक यूनिट एरिया पर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज मान लो 10 माइक्रोकूलम है, तो हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 क्या है, 1 माइक्रोकूलम के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे एरिया, इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लिया, सभी एरिया पर अगर जो चार्ज की वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। ओके, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर जो यूनिट एरिया में चार्ज की वैल्यू सेम है, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या है, यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1 मीटर में चार्ज की वैल्यू अगले 1 मीटर में या अगले 1 मीटर में चार्जेस के इक्वल है, तो हम बोलेंगे वो जो लाइन है उस लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। या फिर जैसे एक वॉल्यूम है ना, स्फीयर ले लिया, स्फीयर में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब में चार्ज मान लो 1 किलो में, तो हर पॉइंट पर हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर जो चार्ज क्या 1 कूलम है, तो आप कह सकते हो, कहने का मतलब अगर एवरी यूनिट वॉल्यूम में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे,
यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन पर अगर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो बोलोगे यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस पर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो ये रहा मीनिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, एक लाइन है ना। अब देखो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्वीलिनियर लाइन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर लाइन कैसा है, कर्वीलिनियर है। इस लाइन पर चार्ज क्या है, देखो आप क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर चार्ज, एक सरफेस है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक वॉल्यूम है, एक स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे हम डेंसिटी पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का टर्म हम एक पढ़ते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो पहले टाइप की चार्ज डेंसिटी क्या है, वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हाउ क्राउडेड चार्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट, अगर जो ज्यादा चार्ज डेंसिटी है तो आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज क्या है, ज्यादा है, चार्ज का क्राउड ज्यादा है। अगर जो चार्ज डेंसिटी किसी पॉइंट पर कम है तो बोलोगे उस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी या चार्ज का क्राउड जो है वो क्या है, कम है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी कितने टाइप्स का हो सकता है, तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली 3 टाइप्स का हो सकता है। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा क्या हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। समझ में आया, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करेस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। एक यूनिट लेंथ पर, जैसे हमने कहा कि 100 सेंटीमीटर में चार्ज क्या है, 1 कूलम है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा, दैट इज नोन एज, भाई 100 सेंटीमीटर में 1 कूलम चार्ज, तो 1 सेंटीमीटर में कितना कूलम चार्ज हो जाएगा, हमने कह दिया 100 सेंटीमीटर की लेंथ है कोई, है ना, उस पर 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 सेंटीमीटर पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम देखो यहां से डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, जैसे हमने क्या किया, एक हमारे पास रॉड है, इस पर चार्ज क्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, क्या ले लिया, dl एलिमेंट ले लिया। इस dl एलिमेंट पर अगर जो चार्ज dq है तो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है dq अपॉन dl हो जाता है। चार्ज, भाई चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, देखो ये स्मॉल एलिमेंट dl है, इस पर चार्ज कितना dq है ना, अपॉन लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का लेंथ कितना है, dl है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर जो आपने पढ़ लिया, अगर जो फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आप टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ कर देना तो आपको मिल जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास टर्म मिल गया। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ
SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा। और डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो, है ना, डायमेंशंस भी आप निकाल लेना, है ना, डायमेंशंस की भी जरूरत पड़ती है, तो डायमेंशन भी पूछा जाता है, ठीक है। डायमेंशन आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, देखो L⁻⁻1 यहाँ पर आ जाएगा A इंटू टी, है ना, ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगा। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं m⁻0 L⁻⁻1 T⁻1 A⁻1, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब आती बात लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक रॉड है ना, रॉड की आपको रॉड का क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना है। अब रॉड का क्या वही चीज है ना, एक रॉड है ना, इस रॉड की अगर जो लेंथ L हो और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, क्यू क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज Q अपॉन M। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी एक सर्कुलर रिंग का अगर जो आपको बताना हो, लेट्स से वी हैव अ सर्कुलर रिंग, ये क्या है, एक सर्कुलर रिंग है और इस पर चार्ज क्या है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और इसकी रेडियस मान लो R है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। लेंथ क्या होगा भाई, इस रिंग का सर्कमफेरेंस आपके पास आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ क्या होगा यहाँ के इसमें सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे हमारे पास आपको पढ़ना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, इसी सरफेस पर कितना चार्ज है अपॉन उसका एरिया कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। इसको डिफाइन करने के लिए देखो आपको चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ द एलिमेंट, है ना। जैसे देखो एक आपके पास यहाँ पर क्या कर लो, एक छोटा सा एरिया ले लो, यहाँ पर देखो इसका एरिया मान लो DA है और इस पर चार्ज कितना मान लो DQ है। तो यहाँ कह सकते हो सिग्मा की वैल्यू जो हो जाएगी DQ अपॉन DA के इक्वल आ जाएगा, DQ अपॉन DA के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा Q अपॉन A, है ना, क्या आ जाएगा, Q अपॉन A आ जाएगा। आपसे पूछा जाता है कभी कभी SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट भी पूछा जाता है, SI यूनिट निकाल सकते हो, SI यूनिट आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह डायमेंशंस भी निकाल सकते हो आप, डायमेंशंस निकालने की जरूरत पड़ी तो डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको ये सारी चीजें जाननी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इसको डिफाइन करना है तो ऐसे कुछ आप कर सकते हो, मान लो अंदर कोई छोटा सा वॉल्यूम है ना, 3D स्पेस, ये 3D स्पेस मान लो यहाँ पर 3D है, ये थोड़ा सा है ना, छोटा सा सब सपोज बीच में एक मार्बल्स छोटा सा स्पेस वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है और इसमें चार्ज क्या है, मान लो DQ चार्ज है और इसका वॉल्यूम क्या है DV, स्मॉल वॉल्यूम क्या है DV है। तो जो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DQ अपॉन DV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DQ अपॉन DV के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया, तो अगर जो यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये जो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। वी स्टैंड फॉर योर वॉल्यूम, ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, है ना, कूलम पर मीटर क्यूब। इसको आप ऐसे लिखना, है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन ये वाला, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप रेयर केस में कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ओके। तो चार्ज डेंसिटी, अब ये हमारे पास एक टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, है ना, जिसमें आपको सब सारी चीजें आपको मेंशन होंगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, है ना। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है? रॉड के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर इसको किसके लिए बता रहे हैं? रिलेशन क्या होगा यहाँ पर? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर, है ना। अब डायमेंशन क्या हो जाएगा? n टू द पावर -1, m टू द पावर 0, t टू द पावर -1, i टू द पावर 1। अच्छा, i के प्लेस पर कैपिटल A भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, सेम चीज, है ना। लास्ट में क्या जनरल फॉर्मूला क्या है? डी क्यू अपॉन डी, है ना। तो डी क्यू अपॉन डी एल जो है ये क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है। मतलब ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, है ना। यहाँ पर एक डिस्क की बात हो रही है। डिस्क में यहाँ पर चार्ज, वैसे सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है ना। आप जल्दी से देख लो, ये सारी चीजें हैं, डायमेंशन है, यूनिट है ना, फॉर्मूला है। यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क पर अगर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है तो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्फीयर का हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन वी, और ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर है। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा फॉर्मूला, ये हमारे पास आ गया, है ना। और यहाँ पर आ गया जनरल फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी वी। बात आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा कि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने करवाए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को आप शेयर जरूर करना अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को जरूर मेंशन करना, सो दैट हम आपके प्रॉब्लम को यहाँ पर ले सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।